सभी का वेलकम है। मैं धर्मेंद्र आज आपको इकोनॉमिक्स क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। लगातार मैसेज आ रहे हैं कि सर ये चैप्टर बता दीजिए, वो चैप्टर बता दीजिए। चूँकि टाइम का बहुत ही क्राइसिस चल रहा है, चूँकि आज यूपी टेट का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया है, तो आज समय मिल गया है बताने को, अदरवाइज़ ये भी मैं नहीं बता पाता। हालांकि चाहत तो है बहुत कुछ पढ़ाने की, बताने की, फिर भी स्ट्रगल करके जो कुछ होगा पॉसिबल मैं आप लोग को बताते जाऊंगा। तो आज चलिए देखते हैं डेवलपमेंट को। इकोनॉमिक्स का क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है। चूँकि आपके बोर्ड का जो पहला पेपर SST है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही जनरली वे में आता है, लेकिन बहुत ही सिंपल वे में होने के बाद भी कई सारे लड़कों को कई सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। तो आई होप सब कोई अब आसानी से समझ पाओगे। चलो देखते हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब आपको पता है कि इसका सिंपल सा डिफिनीशन है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मोर एडवांस, यानी कि किसी भी चीज़ की या वस्तु स्थिति का लगातार बेहतर होना, यानी कि पहले से जो सिचुएशन है वो अच्छा होना या आगे बढ़ना, उसी को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बोलते हैं, विकास बोलते हैं। ठीक है ना। कोई भी चीज़ एक स्थिति में नहीं रहती है, मतलब कोई भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, लगातार आगे बढ़ना चाहता है, अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहता है, तो यही क्या है? डेवलपमेंट है। तो इकोनॉमिक्स में ये जो टर्म आता है, ठीक है ना, क्यों आता है इसको समझते हैं। और एक ये जो है डेवलपमेंट जो है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे लिए है, वो दूसरे के लिए भी पैरेलल हो, यानी कि एक ही समान हो। सभी के लिए जो डेवलपमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। जैसे एक लेबर के लिए है कि उसको कंटिन्यूस काम मिलता रहे, जैसे कि उसका खर्चा वर्चा चलता रहे, तो उसका डेवलपमेंट वही है। ठीक है ना। फिर कंटिन्यूस जब उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो कुछ और ज़्यादा चाहेगा। एक गर्ल्स के लिए क्या है? गर्ल्स के लिए डेवलपमेंट क्या है कि उसको लड़कों की भांति ट्रीट किया जाए, समानता, इक्वलिटी हो लड़कों के समान ही, तो ये उसका डेवलपमेंट है। जो 2 घंटे पढ़ता है स्टूडेंट, तो उसका डेवलपमेंट क्या है कि वो 4 घंटे पढ़े हैं। जो पढ़ना नहीं शुरू किया है वो सोचता है कि मैं पढ़ाई शुरू करूं, तो उसके लिए डेवलपमेंट है। मेरा डेवलपमेंट क्या है कि मैं लगातार कंटिन्यूस अच्छा पढ़ाता जाऊं, तो ये मेरा डेवलपमेंट है। मीन्स सबके जो गोल्स हैं डेवलपमेंट के वो अलग अलग होते हैं। जिसके पास कार है तो सोचता है कि मुझसे इससे बेहतर कार हो, कई सारे कार हो, तो यही क्या होता है? डेवलपमेंट है, यानी कि अलग अलग डेवलपमेंट होता है। तो ये डेवलपमेंट, अब बात आती है कि ये डेवलपमेंट आता कहाँ से है, कैसे होता है, क्या क्या डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में आते हैं। तो डेवलपमेंट के जो क्राइटेरिया हैं ये बेसिकली जो होते हैं 2 चीज़ों से आते हैं। एक क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट है, एक होता है मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स से आता है, मटेरियल थिंग्स से आता है। और दूसरा क्या होता है? नॉन मटेरियल थिंग्स। क्या होता है? नॉन मटेरियल होता है, नॉन मटेरियल थिंग्स। तो मटेरियल थिंग्स का क्या मतलब है? डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मटेरियल थिंग्स से ही आ जाए। मीन्स मटेरियल थिंग्स का मतलब समझ रहे हो आप, साइंस भी पढ़ते हो, तो पदार्थ जो आंखों से दिखाई देता है, जिसको छू लें, वही मैटर होता है। तो मटेरियल थिंग्स का मतलब जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू होता है वो मनी। क्या होता है? मनी होता है, पैसा होता है। पैसा के अलावा जो भी चीज़ें पैसे से आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उसको क्या करते हो? मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हो। कार है, फूड है, जो भी सारी चीज़ें है, इसको क्या बोल सकते हो? मटेरियल थिंग्स बोल सकते हो। ठीक है ना, मटेरियल थिंग्स। लेकिन मटेरियल थिंग्स होने के बाद भी हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में, यानी कि विकास क्रम में आते हैं कि नहीं आते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जब तक कि हमको नॉन मटेरियल थिंग्स वाला हिस्सा हम कंजर्व ना करते हो, अपने पास नहीं रखते हो। ये नॉन मटेरियल थिंग्स का मतलब क्या है? मतलब है इक्वलिटी है भाई, समानता है। क्या है? समानता है। फिर क्या है? फ्रीडम है। फ्रीडम जरूरी हिस्सा होता है। ठीक है ना। फ्रेटर्निटी होता है, भाईचारा होता है। ये सारा जो हिस्सा है, इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, सब कुछ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि नॉन मटेरियल थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ये भी ज़रूरी चीज़ें होते हैं, तभी हम क्या होते हैं? डेवलपमेंट के कैटेगरी में आते हैं। और इसको, ये दोनों जब हिस्सा मिल जाता है, तभी हम क्या कर पाते हैं? पहले से बेहतर स्थिति में हो पाते हैं। मीन्स मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स और नॉन मटेरियल थिंग्स। अब बात आती है कि आप सुनते होंगे
कि अमेरिका जो है, रसिया जो है, जापान जो है, ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री हैं। इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। भले मतलब नहीं समझ में आता है, लेकिन आसानी से हम पॉइंट आउट कर देते हैं। क्या कर देते हैं कि इंडिया जो डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है। कैसे करते हैं, कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे अलग करते हैं। बेसिकली जो हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसका जो सबसे मेजर इशू होता है वो इनकम होता है। यानी कि अगर इंडिया की बात करते हैं, फिर अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है, अमेरिका की बात करते हैं, तो इन दोनों के बीच कैसे हम बोल देते हैं कि अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आता है और इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत आता है, कैसे बोल देते हैं। तो इन सब के बीच जो मेजर इशू है वो क्या है, इनकम है। इनकम के आधार पर हम बोल देते हैं क्या कि ये जो है डेवलपिंग कंट्री है इंडिया और अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। डेवलपिंग का मतलब क्या होता है, जो आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, डेवलप्ड नहीं हुआ। और डेवलप्ड मतलब जो डेवलप्ड हो गया यानी कि विकसित हो चुका है, तमाम सारी सुविधाएं जो हैं उस देश में हैं, इसलिए हम बोल देते हैं। तो इनकम यानी कि जो उसका इनकम है यानी कि आय है, ठीक है ना, जो मनी से संबंधित जो आय है वो नो डाउट अमेरिका में ज़्यादा है। तो इसीलिए हम क्या बोल देते हैं कि अमेरिका जो है डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, क्योंकि इनकम जो है इंडिया की कम है। फिर इनकम को कैसे मेजर्स करते हैं, कैसे मापते हैं, ठीक है ना। इनकम कैसे लेते हैं, एवरेज इनकम, यानी कि किसी भी देश का, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन होता है उसके हिस्से को जब कंक्लूड करते हैं यानी कि एवरेज रूप से, तो उसी को क्या बोलते हैं, हम एवरेज इनकम बोलते हैं, यानी कि औसत आय, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीसीआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीआई, यानी कि पर कैपिटा इनकम। पीसीआई मीन्स पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पीसीआई जिसे एवरेज इनकम भी बोलते हैं, किसी भी देश की औसत आय, पीसीआई पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय। तो पीसीआई निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, जो एक देश का इनकम होता है, यानी कि जो जीडीआई होता है, जीडीआई जिसे कि आप जीडीपी भी बोलते हो, ठीक है ना, इनकम को हम क्या कर देते हैं, उस देश की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमको मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीसीआई, या इसे ही पीसीआई को ही हम क्या बोलते हैं, एवरेज इनकम बोलते हैं। तो इस हिस्से से, पीसीआई से हम किसी भी कंट्री को क्या बोल देते हैं, क्राइटेरिया में ला देते हैं कि डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या अनडेवलप्ड है, यानी कि अविकसित देश है, ठीक है ना। आई होप समझ पा रहे होगे। तो इंडिया का पीसीआई कितना है, किसी देश का पीसीआई कितना है, तो आपके बुक में जो दिया हुआ है, अगर इसको मेजर इशू करते हैं कि इसकी जो क्राइटेरिया क्या है डेवलप्ड कंट्री की और डेवलपिंग कंट्री की इनकम के वैल्यू के रूप में, ठीक है ना। तो ये जो दिया है अमेरिका का दिया है, अमेरिका का जो है आपका 12,056 पर एनम। पीसीआई जो है पर एनम है, यानी कि पर एनम यानी कि एक साल का जो इनकम है ये क्या है, यूएस डॉलर जो है 12,056 है, 12,056 यानी कि 12,056 है, ये अमेरिका का इनकम है। यानी कि अमेरिका का नहीं, मतलब कि ये अमेरिका का इनकम है, मतलब क्या कि किसी भी कंट्री का अमेरिका का इनकम है, ठीक है। तो आसानी से बोल सकते हो कि ये जो है कि इससे ज़्यादा जहाँ पर भी इनकम है, यानी कि वो जो कंट्री होती हैं डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आते हैं, यानी कि विकसित देश की क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो है आप अमेरिका नहीं बल्कि आप बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्री, यानी कि 12,000 से ज़्यादा जिनकी इनकम है पर एनम, 12,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा इनकी इनकम एक साल में, उसको हम डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत रखते हैं, विकसित देश के अंतर्गत रखते हैं 12,056। और जो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसका जो इशू लेते हैं, उसका जो है डेवलपिंग कंट्री का वो क्या है 955 यूएस डॉलर, यानी कि जिसका पर एनम यानी कि एक साल में 955 यूएस डॉलर से उसका इनकम कम है, ठीक है ना, अमेरिकी डॉलर से उसका इनकम कम है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुअर कंट्री, ठीक है ना,
पुअर कंट्री बोलते हैं, यानी कि पैसे के मामले में ये कमज़ोर देश होते हैं, यानी कि इनकम के मामले में ये कमज़ोर देश है, इनकम के मामले में ये कमज़ोर देश है। तो फिर इंडिया की बात आती है, कि इंडिया का इनकम कितना है। तो इंडिया का इनकम जो है, इंडिया का जो इनकम है 2013 में आप बोल सकते हो 1517 आप देख सकते हो। ये इंडिया का क्या है, यूएस डॉलर है, यानी कि इंडिया का कितना इनकम जो है ये है, किस क्राइटेरिया में आता है। तो देखो 955 से क्या है, इंडिया का ज़्यादा है, 955 से इंडिया का ज़्यादा है, 1570 है यूएस डॉलर की कैटेगरी में, यानी कि बीच वाले कैटेगरी में आता है, यानी कि डेवलपिंग कंट्री के कैटेगरी में आता है इंडिया जो है। तो ये इंडिया का क्या है, आपका फिगर है। तो आई होप सबको डेवलप्ड और इंडिया के सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट जो होते हैं 90% जो कंट्री हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो डेवलप्ड कंट्री जो हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि कोई रिच कंट्री है, यानी कि जो पैसे से संबंधित कंट्री है उसे आप डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया में शामिल कर सकते हो। ध्यान से समझिएगा, जो रिच कंट्री है, यानी कि जो ये बेसिक आया है कि अगर 12,056 से जिसकी आय अधिक है उसको हम क्या कर देंगे, डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया में शामिल कर देंगे। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जो आया है क्या आया है, पैसे से संबंधित मामले को शो कर रहा है, यानी कि बता रहा है कि इस देश की इनकम इतनी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सारे इनकम वाले कंट्री है उनको डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया में शामिल किया जाता है। ऐसे 90% देश ही होते हैं, मतलब ये जो रिच कंट्री है ऐसे ये सभी रिच कंट्री हैं। तो सभी रिच कंट्री में 90% जी होते हैं जो डेवलप्ड कंट्री के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि मटेरियल थिंग्स के अंतर्गत आप क्या करते हो, मनी को काउंट कर देते हो, लेकिन नॉन मटेरियल के थिंग के अंतर्गत जो इक्वलिटी आती है, जिस फ्रीडम की आप बात करते हो, ज़रूरी नहीं है कि इस कंट्री में मिले, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जिस कंट्री में पैसे ज़्यादा हो वहाँ पर आपकी इक्वलिटी भी हो, फ्रीडम भी हो। अब अमेरिका का ही ले लो, अमेरिका या दूसरे डेवलप्ड कंट्री की, देखने से तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो अमेरिका में सब कुछ ठीक ठाक है, सब लोग पैसे बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि नॉन मटेरियल थिंग्स में अगर बात करते हैं इक्वलिटी की, तो थोड़ा सा क्या होता है, अभाव हो जाता है, लेकनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेसिज्म है। रेसिज्म यानी कि अपनी प्रजाति को श्रेष्ठ मानते हैं वो लोग, और दूसरे को क्या मानते हैं, तो ब्लैक वाइट वाला लगातार आप कंटिन्यूस सुनते आ रहे हो, मैटर भी चल रहा है, ब्लैक वाइट वाला लगातार क्रिकेट मैच हो रहे हैं, तो खिलाड़ी लगातार घुटने पर बैठकर इसको वो कर रहे हैं। मीन्स रेसिज्म जो है, यानी कि इक्वलिटी का अभाव क्या करता है, आपको डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया से बाहर कर देता है पैसे होने के बावजूद, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा कि नॉन मटेरियल थिंग का भी होना ज़रूरी है। तो एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया, ज़रूरी नहीं है कि सभी धनी जो देश हैं वो डेवलप्ड कंट्री के क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। और जो पीसीआई है यानी कि पर कैपिटा इनकम है, ये जो पीसीआई है, ठीक, क्या कर लेता है, डिस्क्रिमिनेशन को हिडन कर लेता है, यानी कि पीसीआई जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, ये क्या कर लेता है, इट्स हाइट्स डिस्क्रिमिनेशन, इट्स हाइट डिस्पैरिटीज, डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हो, डिस्पैरिटीज, ठीक है ना। इट्स हाइट्स डिस्पैरिटीज, यानी कि जो असमानता है उसको ये छिपा लेता है। कैसे छिपा लेता है कि आप तुलना कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो कोई दो कंट्री है ए और बी, ठीक है ना, दोनों का क्या है, 10,000 इनकम है, दोनों का 10,000 इनकम है, ठीक है ना, 10,000 इनकम है। और ये 10,000 कैसे मिलते हैं, यहाँ की ए जो कंट्री है, यहाँ की औसत आयु जो है, यानी कि एवरेज इनकम जो है 8,000 से 12,000 समथिंग है, यानी कि सभी लोग जो हैं इस देश के इतने इक्वली 8,000 से 12,000 के बीच कमा रहे हैं, उनका इनकम हो रहा है। लेकिन बी कंट्री को लेते हैं तो यहाँ पर जो 90% लोग हैं वो क्या कमा रहे हैं, 1,000 कमा रहे हैं, और बाकी जो बचे 10% वो क्या कमा रहे हैं, 9,000 कमा रहे हैं। अब देखो ये डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, ये अंतर है कि नहीं है। लेकिन जब औसत यानी कि एवरेज इनकम ले रहे हैं, पीसीआई ले रहे हैं, तो दोनों कंट्री का सेम आ रहा है। मीन्स पीसीआई
पीसीआई, दो देश का पीसीआई सेम होना, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना, कि मतलब कि वो छिपाता है और उसका जब सिचुएशन देखते हैं तो दोनों अलग अलग मूव करते हैं। यानी कि पीसीआई का सेम होना एक स्थिति में किसी भी देश को नहीं रखा जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि क्या समझ रहा है, पैसे संबंधित पैसा इनकम है तो किसी भी दो देश को या दो स्टेट को एक समान हम नहीं आंक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो कि ये क्या करता है, इट्स हाइड डिस्पैरिटीज, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को छिपा लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर एग्जांपल आप ले सकते हो, इंडिया के स्टेट को ही ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? यहाँ पर जो आपके बुक में डाटा है उसी डाटा को लेते हैं, ठीक है ना। ठीक, जैसे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर हम हरियाणा की बात करते हैं, फिर केरला की बात करते हैं, फिर किसकी बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, ठीक है ना। हरियाणा, केरला और बिहार की बात करते हैं। तो हरियाणा, केरला और बिहार का जो डाटा दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको देख लेते हैं। पर कैपिटा इनकम वाला हरियाणा, केरला और बिहार का, तो पीसीआई का देखते हैं। पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम का देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो डाटा दिया है 2015-16 का, 2015-16 का जो पीसीआई है, ठीक है ना, हरियाणा का जो है 174, यानी कितना पर एनम है, ठीक है ना, रुपए में है। ये जो डाटा है पीसीआई जो है आपका रुपए में है ये डाटा, ठीक है ना। 1,80,174 हरियाणा का है। केरला का कितना है? केरला का जो है 1,63,000, ठीक है ना, 475 है। फिर बिहार का कितना है? 34,409, 34,409, 34,409 है, ठीक है ना। ये पीसीआई है। फिर उसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पीसीआई आप समझ चुके हो, ठीक है ना, पीसीआई यहाँ पर। फिर उसके बाद बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, इन्फेंट यानी कि जो नवजात मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, एक पर्टिकुलर ईयर में 1000 लाइव बर्थ पर कितने शिशु जो है मर जाते हैं, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक साल के भीतर, यानी कि एक पर्टिकुलर ईयर में एक साल के भीतर कितने पैदा होने के बाद बच्चे मर जाते हैं, उसी को हम IMR बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो 2017 का आंकड़ा दिया हुआ है, ठीक है ना, 2017 का आंकड़ा दिया हुआ है। इसमें क्या कह रहा है कि हरियाणा में जो है 30 है IMR है, यानी कि एक साल में, ठीक है। केरला में क्या है, 10 है, और बिहार में क्या है, 35 है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिटरेसी रेट की बात करते हैं। लिटरेसी रेट की बात करते हैं, साक्षरता दर की बात करते हैं, ठीक है ना। लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये 2011 का ही सेंसस आया है, सबको पता है। 2021 का आने वाला है, मतलब कि अगले 1 या 2 साल में उसका आंकड़ा डाटा आ जाएगा, तब हम 2021 की बात करेंगे। फिलहाल 2011 से ही काम चलाते हैं। तो ये लिटरेसी रेट की बात करेंगे तो हरियाणा में कितना है, 82%। हरियाणा की बात करते हैं तो 82% है। फिर किसकी बात करते हैं, केरला की बात करते हैं, 94% है। केरला की बात करते हैं 94% है। और बिहार की बात करते हैं तो 62% है। ये क्या लिटरेसी रेट है। इसके बाद नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करते हैं, और ये जो आंकड़ा है नेट अटेंडेंस रेशियो वाला, वो 2013-14 का दिया है, 2013-14 का दिया हुआ है। ये कितना है, नेट 61 है, किसका, हरियाणा का। फिर केरला का कितना है, केरला का जो है 83 है, और बिहार का कितना है, 43 है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, मतलब 14 से 15 साल की एज में जो कितने लोग पढ़ रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि क्लास 8 के बाद कितने लोग कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो बोलते हैं। तो अब यहाँ से हम आसानी से क्या चीज़ों को समझ सकते हैं कि पीसीआई के अलावा भी कौन सी चीज़ जो है जो भूमिका निभाते हैं किसी भी स्टेट को डेवलप्ड होने में। आइए इस सारे सिचुएशन को समझते हैं। अब देखो पीसीआई जो है, देख पा रहे हो कि पीसीआई जो है हरियाणा का नो डाउट केरला से ज़्यादा है,
केरला से ज़्यादा है पीसीआई किसका, हरियाणा का 1,80,174 है, लेकिन केरला का 1,63,475 है। बिहार का देख लो कितना कम है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पैसे ज़्यादा होने के बावजूद, हरियाणा के पास पैसे ज़्यादा होने के बाद भी क्या है, IMR क्या है, ज़्यादा है। यानी कि स्थिति किसकी खराब है, केरला से कंपेरिजन करेंगे तो बिहार की तो खराब है, वो छोड़ो। यहाँ पर देखो पैसे किसके पास ज़्यादा हैं, हरियाणा के पास है, लेकिन पैसे ज़्यादा होने के बाद भी IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर ज़्यादा है, हरियाणा की ज़्यादा है। केरला के पास इवन पैसे कम है हरियाणा की, लेकिन यहाँ पर बेहतर स्थिति है। जो आप इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 10 ही है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट क्या है, 82% है, ठीक है ना, 82% है इसका। पैसे ज़्यादा होने के बाद भी 82% है, लेकिन पैसे कम होने के बाद भी हरियाणा से इसका जो लिटरेसी रेट है 94% है। ये देखो पैसे ज़्यादा होने के बाद नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, लेकिन केरला का क्या है 83 है, ठीक है ना। बिहार का तो पहले रूप से कम ही है। आखिर क्या सिचुएशन है, क्या कारण है, क्या कारण है कि हरियाणा पैसे ज़्यादा होने के बाद भी पीछे रह गया, ठीक है ना, केरला पैसे कम होने के बाद भी आगे हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक चीज़ निकल के आती है, क्यों ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और वो डिफरेंस कौन बताता है, HDI बताता है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक बताता है कि क्यों ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। HDI को मैंने एक और वीडियो में समझाया है कि कैसे निकालते हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर आप देख सकते हो कि HDI के क्या है, ठीक है ना। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहले ही बता दे रहे हैं कि इंडिया का जो सिचुएशन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 131 है अकॉर्डिंग टू 2020 के अनुसार 131। और तमाम भारत के नेबरिंग जो कंट्री है, इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री है, काफ़ी अच्छे सिचुएशन में है। HDI के मामले में इंडिया काफ़ी पीछे है। तो ये कैसे समझ में आ जाएगा, यहीं पर समझ में आ जाएगा हरियाणा और केरला में, ठीक है। बेहतर क्या किया, बेहतर मतलब कि बैलेंस बनाया है कौन, केरला। केरला क्या किया, बेहतर। अब HDI को कैसे मेजर करते हैं, उसी चीज़ को समझ सकते हो। HDI से कैसे मेजर करते हैं, PCI HDI को क्या बोलते हैं, लिटरेसी रेट से मेजर करते हैं, ठीक है। HDI को किससे मेजर करते हैं, HDI की बात करते हैं तो यहाँ पर HDI दिया हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन मेजर करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मेजर करता है, वही बताता है सारी स्थिति को, ठीक है ना। ये कैसे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, औसत आयु कैसे मेजर करते हैं। एक जो होता है आपका क्या होता है, ठीक है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ डिनोट्स ऑन द नेम सजेस्ट एग्जैक्ट एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ पर्सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है ना। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स औसत आयु। यदि कोई ज़्यादा समय तक जीता है, यदि कोई ज़्यादा समय तक जीता है तो उसी को क्या बोलते हैं, औसत आयु बोलते हैं, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। तो किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ के लोग मोर वैल्यूएबल होंगे, यानी कि रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में देंगे। तो केरला की यही कहानी है, केरला की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो लोग क्या होते हैं, मोर रिसोर्सेबल होते हैं, ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद PCI देखो केरला की यहाँ पर ज़्यादा है, केरला की कम है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें डिनोट करती हैं, क्या डिनोट करती हैं। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो, बेहतर स्थिति क्या है। अब आपको पता है केरला के लोग जो हैं क्या हैं, मोर एजुकेटेड हैं। केरला के लोग क्या हैं, केरला के लोग मोर एजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड हैं मीन्स क्या है, रिसोर्सफुल पर्सन है, उनके दिमाग में सब कुछ ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है। तो ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो क्या करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो क्या कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा बता रहे हैं। ये किसकी वजह से आप समझ पा रहे हो, यानी कि आप एजुकेशन के थ्रू समझ पा रहे हो। तो केरला का जो 94% आया है, तो इसके वजह से चीज़ों को वो लोग क्या किए हैं, बेहतर तरीके से किए हैं। डिस्पेंसरी जो है, हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा हैं तो क्या है, चीज़ों को बेहतर ढंग से किया गया है। एजुकेशन है तो चीज़ों को बेहतर ढंग से किया गया है, ठीक है। जो सब कुछ क्या है, एक जो इक्वलिटी मिलती है केरला में ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में वो इक्वलिटी ज़्यादा नहीं है। कैसे ज़्यादा नहीं है, आप ये भी सुनते हो कि जो फीमेल का रेशियो है वो क्या है, हरियाणा में सबसे कम है। हरियाणा में क्या है, इंडिया में सबसे कम है। तो वहाँ के लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इम्पोर्टेंस है किसका, वुमेन का भी सेम इम्पोर्टेंस है मेल की तरह। तब बताओ चीज़ें कैसे सही हो पाएंगी। इवन आप जानते हो कि एग्रीकल्चर के मामले में पंजाब और हरियाणा काफ़ी अच्छे हैं,
लेकिन फीमेल रेशियो में काफ़ी इंडिया से पीछे हैं, मीन्स बाकी स्टेट से काफ़ी पीछे चल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन बताती है कि हरियाणा का जो एसडीआई है वो केरला से काफ़ी पीछे है, केरला से काफ़ी पीछे है। आई होप समझ पा रहे होगे अच्छे से आप ये चीज़ है। तो पीसीआई का होना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो भी चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं, तब जाके डेवलपमेंट की एक पूरा ग्रास रूप से आप फिगर बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि जब फीमेल का वो कम है, फीमेल का रेशियो कम है, यानी कि इक्वलिटी बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आसानी से सारी चीज़ों को मैंने डिनोट कर दिया है। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पर क्या है, केरला के लोगों ने केरला के सभी लोगों ने मिलकर बेहतर चीज़ करने की कोशिश की है। और एजुकेशन का ये इंपॉर्टेंट होता है। जब एजुकेशन आ जाता है तो सभी लोग कोऑपरेट करते हैं, किसका, गवर्नमेंट का कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, तो सभी चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर तरीके से होती जाती हैं। सभी चीज़ें क्या होती हैं, बेहतर तरीके से होती जाती हैं। इसके अलावा केरला ने क्या किया है, पीडीएस सिस्टम को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, जिसे आप राशनिंग बोलते हो, राशन दुकान बोलते हो, उसका बढ़िया से मैनेज किया है हरियाणा के रेफरेंस में। तो पैसे कम होने के बावजूद भी क्या है, केरला आज आगे खड़ा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, बाकी जो स्टेट हैं उनके लिए आइडियल का काम कर रहा है कि आप भी मेरी तरह कोशिश करके देखो और मेरे साथ खड़े हो। और ये कैसे संभव है, एजुकेशन के थ्रू, और सभी के सहयोग की ज़रूरत होती है, तब बाकी स्टेट भी केरला के माफिक हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। क्या देखते हैं, BDS। हालांकि बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना आसान चीज़ होने के बाद भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है। इसको हम देख लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जिसे कि BDI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, BDI। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, वेट से, वेट को किससे भाग देते हैं, वेट को किससे डिवाइड करते हैं, हाइट से डिवाइड करते हैं। किससे, वेट को हाइट से डिवाइड करते हैं। वेट जो आपका क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, वेट जो आपका क्या होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, और हाइट जो आपका क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, ये जो हाइट जो होगा स्क्वायर में होगा, मैथ में पढ़ते ही हो आप लोग स्क्वायर। तो वेट बाई हाइट का स्क्वायर, यानी कि ये जो मीटर होगा वो हाइट स्क्वायर होगा, क्या होगा, हाइट स्क्वायर में होगा। ठीक है ना। बॉडी मास इंडेक्स की ज़रूरत क्या है, ये बताता है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास जो इंडेक्स है, जिसे आप बोलते हो BDI जो है, ये क्या बताता है आपका, BMI, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स जो है बताता है कि आप न्यूरिस्ट हो या क्या हो, ओवरवेट हो। ठीक है ना, ये सारा चीज़ बताता है। कैसे बताता है कि अगर जो आपकी क्राइटेरिया अगर डिवाइड करते हो, यानी कि वेट अपना रखते हो और हाइट को मीटर में रखते हो, यानी कि इसकी क्राइटेरिया क्या है, इसकी क्राइटेरिया बिलो है किससे, 8.5 हाइट से कम आती है, यानी कि BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है BMI, ठीक है ना, 8.5 से कम आ रहा है, यानी कि आप क्या हो, यानी कि आप न्यूरिस्ट नहीं हो, यानी कि आप अंडर न्यूरिस्ट हो। ठीक है ना, आप यानी कि अंडर न्यूरिस्ट हो, यानी कि कुपोषित जिसे बोलते हो, UN अंडर न्यूरिस्ट यानी कि कुपोषित हो। कुपोषित यानी कि आपको न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कि प्रॉपर रूप से भोजन की आवश्यकता है, जो आपको कैलोरी मतलब कि कैलोरी मिलना चाहिए। और ये कैलोरी डिफाइन हुआ है, ये कैलोरी डिफाइन हुआ है, यानी कि आप एक शहर में हो, अर्बन एरियाज़ में हो, तो आपको कितना कैलोरी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 2400 कैलोरी। ठीक है ना, सॉरी, अगर आप विलेज में हो तो 2400 कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। शहरों में हो, अर्बन एरियाज़ में, तो 2150 चाहिए। शहरों में कम क्यों, क्योंकि शहरों में लोग काम कम करते हैं, देहातों में यानी कि गांव के इलाके में काम ज़्यादा करते हैं, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, तो गांव में ज़्यादा होती है। तो इससे कम है तो आप अंडर न्यूरिस्ट हो। और फिर क्या है, 25 आ जाता है, अगर मान लो 25 आ जाता है, ठीक है ना, 25 आ जाता है ये चीज़, तो क्या हो जाएगा, यानी कि आप ओवरवेट हो। क्या हो, ओवरवेट हो, यानी कि बहुत ज़्यादा खा पी रहे हो, यानी कि दूसरे के हिस्से को भी आप क्या कर रहे हो, पचा जा रहे हो, दूसरे के हिस्से को भी खा रहे हो।
तो इस चीज़ को बैलेंस बनाना है, और इनके जो बीच में आता है वही क्या होता है, बैलेंस होता है। वही क्या होता है, बैलेंस होता है इनके बीच में, यानी कि वो जो है पोषण युक्त होता है, न्यूट्रिएंट्स। तो बॉडी मास इंडेक्स ये है आपका, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया कि एचडीआई में इंडिया क्या है, 131वें नंबर पर है 2020 के अकॉर्डिंग। 2019 में कितना था, एक अच्छे पोजीशन में था, 130 था, लेकिन 2020 में एक पोजीशन नीचे गिर गया। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं एचडीआई के मामले में आगे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बैलेंस ढंग से अच्छा किया है, ठीक है ना। इंडिया के मुकाबले अच्छा किया है तो अच्छे पोजीशन में है, ठीक है ना। अब एक बात आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आखिरी जो मेजर इशू बचा हुआ है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है ना, मतलब जितना भी डेवलपमेंट हो, जितना भी डेवलपमेंट आप कर रहे हो, विकास कर रहे हो, उससे क्या हो, नेचर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब कि जो भी विकास आप कर रहे हो तो उससे नेचर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर नुकसान हो रहा है तो ये सिचुएशन क्या है, ख़राब है। तो ये चीज़ें ही क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डेवलपमेंट के कैटेगरी में आती है, ठीक है ना। तो बिना चीज़ों को नुकसान पहुँचाए विकास आप करते जाओ, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो विकास कर रहे हो वो सही वे में हो, ठीक है ना। जैसे पहले ही बताया कि आपके लिए विकास ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी विकास के कैटेगरी में, डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। डेवलपमेंट के कैटेगरी में आता है। जैसे आप सुने होंगे अपिको मूवमेंट सुने होंगे, ठीक है ना। चिपको मूवमेंट सुना होगा, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा वाला सुना होगा, ठीक है ना। नर्मदा आंदोलन में कौन आता है, मेधा पाटेकर आती हैं। चिपको में कौन आता है, सुंदरलाल बहुगुणा आते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट आते हैं। ऐसे ही अपिको आंदोलन, मतलब सरकार ने, गवर्नमेंट ने लगातार प्रयास किया कि विकास किया जाए, डैम बनाया जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन वहाँ के लोगों को क्या होती है, इससे तकलीफ होती है, ठीक है ना। फ्लोरा को, फौना को नुकसान पहुँचता है, वहाँ के शेड्यूल ट्राइब को नुकसान पहुँचता है, वहाँ के लोगों को इससे नुकसान पहुँचता है, विस्थापित होना पड़ता है। तो ठीक है ना, तो बैलेंस बनाकर करना चाहिए कि बहुत कुछ लॉस ना हो। तो इसी को क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके अलावा जो चीज़ है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको पता ही है रिन्यूएबल क्या है। रिन्यूएबल क्या है, जो चीज़ें फिर से हमको मिल जाए, वही क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। जैसे क्या है, सनलाइट है, ग्राउंड वाटर है, ये चीज़ें फिर से हमको मिलती जाती है, तो इसको रिन्यूएबल बोलते हैं, यानी कि रिन्यूएबल फिर से मिल जाए। और नॉन रिन्यूएबल चीज़ें क्या हैं, जो चीज़ें एक बार ख़त्म होने के बाद हमको ना मिले उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कैसे क्या है आपका, भाई जो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, ठीक है ना, कोल है, क्रूड ऑयल है, एक बार ख़त्म होने के बाद क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेट्रोल एक बार ख़त्म हो गया गाड़ी में तो क्या फिर से उसे क्रिएट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसी को क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो सारे चीज़ों को क्या करना चाहिए, बैलेंस में। इन रिसोर्सेज को बचाना क्यों ज़रूरी है, भाई जो आगे जनरेशन है, आगे आने वाला जनरेशन है, उसके लिए भी तो चाहिए। अदरवाइज ऐसे ही क्या होगा, चीज़ें ख़त्म होती रही तो डेफिनेटली आगे आने वाले चीज़ क्या हो जाएंगे, सिर्फ सुनाई देंगे। जैसे फ्लोरा ही फौना को ले लो, काफ़ी जो कैटेगरी है एक्सटिंक्ट हो चुकी है, काफ़ी जो है इंडेजर्ड कैटेगरी में पहुँच गए हैं। मीन्स क्या है, इंडेजर्ड यानी कि जो कगार पर खड़े हैं, ख़त्म होने के कगार पर खड़े हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या वो बचेंगे, नहीं बचेंगे। फिर आगे आने वाला जनरेशन कैसे देखेगा, ठीक है ना। तो उनके लिए बचा कर रखना चाहिए। जब बचा कर रखेंगे तो सही मायने में ही हमारा क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट हो पाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये चीज़ है, तो उम्मीद है सबको आसानी से समझ में आएगा। तो सबको अपने साथियों को फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है ना। जो भी लोग हैं सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी समय मिलता रहे आपको पढ़ाता रहूं। थैंक यू।